अगर हम अगला चैप्टर स्वतंत्रता पढ़ने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम उदारवादी स्वतंत्रता को कैसे मानते हैं। पहला, समाजवादी स्वतंत्रता को क्या मानते हैं, मार्क्सवादी क्या मानेंगे, नारीवादी क्या मानेंगे। तो एक चैप्टर आपने पढ़ा तो अब आपको देखना चाहिए कि एक एक विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता, समानता, न्याय के अभिप्राय क्या है, इनके विचार क्या है। इसलिए आप इसके ऊपर जाके प्रैक्टिस करिएगा कि आखिर में उदारवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी स्वतंत्रता को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं। लेकिन हम अगर स्वतंत्रता को बताना शुरू करें तो पहला, स्वतंत्रता के बारे में हम शुरुआत करें, लिबर्टी। अगर हम स्वतंत्रता के बारे में शुरुआत करें तो पहला आपको याद दिला दे, यूनानी युग में लोग कहते हैं अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो जब भी हम यूनानी युग की बात करते हैं इसका मतलब जहाँ प्लेटो, अरिस्टोटल नामक विचारक थे। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमें भी विचारक पढ़ना है, अरस्तु पढ़ना है, प्लेटो पढ़ना है। तो अगर हम यूनानी युग में देखें कि क्या यूनानी युग में कोई स्वतंत्रता थी। यूनानी युग दास प्रथा का युग था। अगर हम स्वतंत्रता के इतिहास को देखना शुरू करें और हम ग्रीक एज से अपनी बात शुरू करें तो ग्रीक एज माना जाता था कि यूनानी युग में दास प्रथा को बड़ा महत्व था। यानी व्यक्ति जानवरों की भांति खरीदा और बेचा जाता था। दास का मतलब ही होता था कि जहाँ व्यक्ति के विवेक का कोई मतलब नहीं था, व्यक्ति पशु और वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाता था। क्योंकि जब हम व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं इसका मतलब है कि जिसमें विवेक हो, जिसमें स्वतंत्रता हो। तो यूनानी युग में विद्यमान दास प्रथा, दास का दूसरा नाम है अधीनता, पराधीनता। अगर आपने दास कह दिया तो स्वाभाविक रूप में ये अधीनता और पराधीनता का पर्याय है। तो यूनानी युग में दास प्रथा थी, लेकिन दिलचस्प पार्ट ये था कि यूनानी युग में भी समाज के जो विशिष्ट लोग थे, जिन्हें वो मास्टर्स के नाम से, मालिक के नाम से कहा करते थे, तो समाज के विशिष्ट लोगों को वहां पर भी स्वतंत्रता प्राप्त थी। सभी लोग तो दास नहीं थे। स्वतंत्रता दास को नहीं थी, महिलाओं को नहीं थी, शिल्पियों को नहीं थी। यानी जो व्यापारी काम करते थे उनको तो स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता थी मालिक को, मास्टर्स को। और इस समय की जो स्वतंत्रता थी अपने आप में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसे सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि दास यूनानी युग में कोई स्वतंत्रता थी ही नहीं, क्योंकि दास प्रथा का प्रचलित होने का मतलब है स्वतंत्रता का निषेध। फिर भी तकनीकी तौर पर देखा जाए तो यूनानी युग में भी स्वतंत्रता थी। वहाँ मालिक को स्वतंत्रता थी, लेकिन वहाँ के स्वतंत्रता का मायने अलग था। वहाँ स्वतंत्रता का विषय बोलने की आज़ादी नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में भाग लेने की स्वतंत्रता। इसलिए वहाँ स्वतंत्रता के मायने ये अलग थे। यूनानी युग में जिन मालिकों को स्वतंत्रता प्राप्त थी उसका मतलब था कि शासन व्यवस्था में भाग लेने की स्वतंत्रता। जबकि आप देखेंगे आधुनिक युग में जो स्वतंत्रता का मूल अर्थ माना जाता है कि बोलने की आज़ादी, आवागमन की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। यूनानी युग में स्वतंत्रता का मतलब था जहाँ की व्यक्ति सीधे राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेता था, क्योंकि शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि शासन जनता का था, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं होता था, सीधे जनता ही अपने शासन का कार्य करती थी। लेकिन फिर आपको याद दिला दें, यहाँ जनता का मतलब पूरे समाज का लगभग जो 20% भाग होता था मालिक, जो संपन्न होता था, विशिष्ट होता था, वही पूरी शासन व्यवस्था में भागीदारी करता था। इसलिए यूनानी युग को सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि स्वतंत्रता का अभाव था, लेकिन कुछ लोगों को जो स्वतंत्रता थी वो बड़ी विशिष्ट प्रकार की थी। अगर यूनानी युग की स्वतंत्रता को आधुनिक युग में लगा के देखें तो आधुनिक युग में स्वाभाविक तौर पर
जो शासन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं वो तो राजनेता है। अगर यूनानियों की स्वतंत्रता को आज लगा के देखें तो स्वतंत्र कौन है? सांसद हैं, विधायक हैं, न्यायाधीश हैं, क्योंकि वो शासन में सीधे तौर पर भाग ले रहे हैं। तो आज की डेट में, जबकि आज की डेट में तो ऐसा नहीं माना जाता। दूसरा, अगर आप आगे बढ़ेंगे, मध्यकाल, मध्यकाल जिसे हम अंधकार युग के नाम से भी जानते हैं, डार्क एज। मध्यकाल का मतलब था का आस्था का युग, धर्म प्रधान युग, पोप के प्रभुत्व का युग। और यहाँ पर मध्यकाल की तो ये मान्यता थी कि व्यक्ति पापी है, व्यक्ति सभी गुणों से हीन है, और व्यक्ति पापी है इसलिए ईश्वर ने व्यक्ति को उठा के धरती पर फेंक दिया है। अगर व्यक्ति पूर्ण आत्मा होता है तो ईश्वर के साथ परलोक में रहता, और इसलिए व्यक्ति को विवेकहीन माना जाता था, और माना जाता था कि पापी व्यक्ति के उद्धार का केवल एक तरीका है, ईश्वर की कृपा की प्राप्ति। और ईश्वर की कृपा किसके पास होती थी? पोप के पास। इसलिए व्यक्ति पूरी दुनिया से रोम जाया करते थे चर्च से स्वर्ग का प्रमाण पत्र लेने, और वो स्वर्ग का प्रमाण पत्र लेकर अपने पाप की मुक्ति का प्रयास करते थे। इसलिए मध्यकाल में स्वतंत्रता नहीं बल्कि व्यक्ति से कर्तव्य की अपेक्षा ज्यादा की जाती थी। स्वतंत्रता नहीं था बल्कि व्यक्ति से कर्तव्य की अपेक्षा की जाती थी। व्यक्ति से हमेशा कर्तव्य की अपेक्षा की जाती थी, उसके दायित्वों को याद दिलाया जाता था। इसलिए अब जरा देखें, मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब होता है कि 13वीं शताब्दी के बाद का समय। अगर सही मायने में देखेंगे, स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को प्राप्त स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब व्यक्ति का महत्व समाज में बढ़ेगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब समाज में व्यक्ति का महत्व बढ़ेगा, और व्यक्ति का महत्व बढ़ाकर आधुनिक युग में, यानी राजनीतिक विचारधारा में व्यक्तिवादी चिंतन का विकास आधुनिक युग में हुआ। आधुनिक युग का मतलब ही होता है कि व्यक्तिवादी समाज। आधुनिक युग का मतलब होता है शहरीकृत समाज। आधुनिक युग का मतलब होता है औद्योगिक समाज। तो जैसे समाज शहरीकृत हुआ, आधुनिक हुआ, औद्योगिक हुआ, समाज में समुदाय के बजाय व्यक्ति की प्रधानता स्थापित हुई। व्यक्ति का महत्व आगे बढ़ा, और व्यक्ति का महत्व ही नहीं बल्कि व्यक्ति को विवेकशील और विवेकशील माना गया। व्यक्ति को चिंतनशील माना गया। यानी, और यदि व्यक्ति विवेकशील है और व्यक्ति चिंतन कर सकता है, व्यक्ति तर्क प्रधान है, इसका मतलब है अगर वो तर्क प्रधान है, विवेकशील है, वो चिंतन करता है, उसे अपने चिंतन के अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहीं से यूरोप में स्वतंत्रता का आगाज हुआ। इसलिए माना जाता है कि आधुनिक युग में स्वतंत्रता का विचार आया। ये सही मायने में स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग में ही आया। इसका मतलब है कि पराधीनता, इसके पहले व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, पराधीन था। तो स्वाभाविक तौर पर आधुनिक युग के पहले पराधीनता किससे थी? चर्च से, पोप से, सामंत से। और जब हम इस बात को, फिर आपको याद दिलाते, जब हम इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति की प्रधानता है, अगर आपको याद होगा तो हमने लोकतंत्र में भी यही बात शायद रिपीट, इसके पहले के चैप्टर में उदारवाद में भी यही बात रिपीट की थी। उदारवाद के विकास में भी तो यही कालक्रम आगे बढ़ता है, क्योंकि इतिहास का कालक्रम तो हमेशा ही जैसा रहेगा। इसलिए सही मायने में आधुनिक युग में जब व्यक्ति स्वतंत्र हुआ, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का मायने किससे है? चर्च से, पोप से, धर्म से, परंपराओं से, प्रथाओं से, परिवार से। यानी व्यक्ति सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ। और सही मायने में अगर हम विचारकों के दृष्टिकोण से देखें कि किसने पहले मानवीय स्वतंत्रता की बात की, और घटना के क्रम से देखें, अगर हम विचारकों के क्रम से देखें कि जिसने पहले मानवीय स्वतंत्रता की बात की, तो विचारक थे जॉन लॉक।
जॉन लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा जोरदार समर्थन किया। अभी संयोग की बात है कि हमें लॉक को आगे चल के विचारकों में पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है। जॉन लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया, और जिस समय जॉन लॉक अपना चिंतन लिख रहे थे उस समय यूरोप में एक अजीब सी परंपरा थी। यूरोप में और खास तौर पे इंग्लैंड में, जहाँ के विचारक जॉन लॉक थे, लॉक और इंग्लैंड में जब लॉक इंग्लैंड में लिख रहे थे तो सब यही माना जाता था कि जो राजा का धर्म होगा वही प्रजा का धर्म होगा। लेकिन लॉक ने कहा राजा प्रजा के धर्म का निर्धारण नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है, ये आस्था का विषय है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की शुरुआत धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में हुई। अगर यूरोप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का इतिहास देखा जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में हुई, और किसके विरुद्ध हुई? पोप के विरुद्ध, राजतंत्री शासन के विरुद्ध। यानी स्वतंत्रता शब्द अधीनता का विरोधी है। स्वतंत्रता और पराधीनता दोनों विरोधाभासी शब्द है। तो पहले व्यक्ति पराधीन था राजा से, पोप से, चर्च से। अब व्यक्ति स्वतंत्र हुआ क्योंकि राजा की शक्तियों को चुनौती दी गई, चर्च की शक्तियों को चुनौती दी गई, और पोप की बातों को भी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से लॉक ने धार्मिक स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया। लेकिन लॉक ने जिस समय धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था उसी समय लॉक ने कहा कि व्यक्ति को पैदाइशी प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक या जन्मजात का मतलब ही होता है जिसे समाज ने, परिवार ने, जिसे समाज ने नहीं, परिवार ने नहीं, राज्य ने नहीं, बल्कि वो व्यक्ति को जन्मजात मिला। इन प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता या जीवन, व्यक्ति को क्या क्या अधिकार जन्मजात मिले? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को जन्मजात मिला। और इन प्राकृतिक अधिकारों को, क्योंकि जब लॉक ने कहा था कि व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार है या व्यक्ति को पैदाइशी स्वतंत्रता प्राप्त है, उस समय व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी क्योंकि शासन तो राजा का था। तो लॉक ने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसका मतलब है कि वास्तविक तौर पर उस समय व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली नहीं थी। लॉक ने कहा था कि मिलनी चाहिए। लॉक का विचार था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली नहीं थी, मिलनी चाहिए। और मिली कैसे? अमेरिकी संविधान के द्वारा। तो जो बात लॉक ने कही थी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वह स्वतंत्रता व्यक्ति को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने दी। और अमेरिकी संविधान निर्माता जॉन लॉक के विचारों से बड़े प्रभावित थे। अमेरिकी संविधान निर्माताओं में जैसे कि जेफरसन, अमेरिकी संविधान निर्माताओं में जेफरसन, मेडिसन, अमेरिकी संविधान निर्माताओं में जेफरसन के नाम है, मेडिसन के नाम है। और जेफरसन तो लॉक के विचारों से इतने प्रभावित थे। जेफरसन भी कहा करते थे कि व्यक्ति को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार हैं: राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो संपत्ति के बजाय केवल एक अलग शब्द का उपयोग करते थे, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इसीलिए लॉक ने जो बात कही, लॉक ने जिस स्वतंत्रता का उल्लेख किया, उसको अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने व्यवहारिक बना दिया। इसलिए दुनिया का पहला लिखा गया संविधान अमेरिकी संविधान माना जाता है। और लॉक ने जो स्वतंत्रता का विचार दिया, उससे इंग्लैंड में राजतंत्री शासन समाप्त हो गया
और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। गौरवमयी क्रांति 1688।